हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और बहुत लंबे दिनों बाद हम मिल रहे हैं और कुछ तकनीकी खराबी आ चुका था, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब लगभग डेली ही आपको एक वीडियोस कोशिश करूँगा कि आपको पहुंच जाए। ठीक है, चलिए। क्लास 12th में बच्चों आप जस्ट अभी अभी पहुंचे हो और आपको अच्छे अच्छे टॉपिक का इंतजार होगा कि क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो काफ़ी हद तक चांसेस है जो आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इस बार आपको पता ही है कि सीबीएसई ने मतलब 80 मार्क्स का एग्ज़ाम का मतलब डिसाइड किया है कि 80 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा सारे के सारे क्वेश्चंस। और इसमें काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर और 4 नंबर का बनता है। लगभग 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 6 नंबर के होंगे और 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 4 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इस बार आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th की। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का नाम तो आपको पता ही होगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कोड वर्ड था। ठीक है, और कोड वर्ड इस 2022 से 2023 का जो सेशन है इसमें कोड वर्ड समाप्त कर दिया गया है। और इसी वजह से जो चैप्टर 2 है अब वो चैप्टर 1 बन चुका है और चैप्टर 2 है हमारा द्विध्रुवीयता का अंत। ध्रुवीयता का अंत, ये अकेले ही ये जो चैप्टर है ये 8 नंबर का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 2 की अगर बात करें जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 3 क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाता है, सही से आप समझ जाते हैं इन 3 क्वेश्चनों को, तो ये जो चैप्टर 2 है ये चैप्टर 2 का लगभग 50 से 60% जो चैप्टर है आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ इन 3 क्वेश्चनों से। और ये 3 क्वेश्चन में से गारंटी देता हूं कि ये जरूर ही एग्जाम में एक ना एक कम से कम पूछा ही जाएगा। और वो क्वेश्चन कौन सा है वो जान लीजिए। ठीक है, पहला तो यही है क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में किस प्रकार से उदय हुआ। ठीक है, इसी चीज को हमें समझना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर किस प्रकार एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करने के कई सारे बेनिफिट है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोवियत अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए, तो डिट्टो इसी का आंसर आपको राइट करना होगा। ठीक है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में। तो चलिए हम समझते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार से यूएसएसआर एक महाशक्ति बनता है। पहला क्वेश्चन ये, अच्छा मैंने 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताया था ना, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या है, और मैं गारंटी देता हूं कि ये कम से कम तो सोवियत संघ का विघटन का कारण याद कर ही लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो मैं आने वाले वीडियो में मैं ये करवा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो है कि सोवियत संघ का विघटन का परिणाम याद कीजिए। सोवियत संघ का विघटन का परिणाम याद कर लेंगे तो आपको शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी का परिणाम भी अपने आप ही याद हो जाएगा। लगभग ये 4-5 क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्योंकि हमेशा ही मैं कोशिश करता हूं कि बढ़िया सा वीडियो आप सबके लिए बना दूं इस टॉपिक पे, और आज आ चुका है। टाइम थोड़ा सा दीजिए, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से मैं क्लियर करवा दूंगा। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर यानी सोवियत संघ एक महाशक्ति कैसे बना, व्याख्या करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी महाशक्ति अगर बनता है ना, देश, कोई भी देश अगर महाशक्ति बनता है तो वो देश 3 सेक्टरों में पावरफुल होना चाहिए। एक आर्थिक क्षेत्र में पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में पावरफुल होना चाहिए और सैन्य पावर में पावरफुल होना चाहिए। अगर कोई भी देश अगर इन 3 क्षेत्रों में अगर संपन्न है, शक्तिशाली है, तो ऐसे में वो देश महाशक्ति बन जाता है। ठीक है, यूएसएसआर भी इन तीनों क्षेत्रों में अपने आप को डेवलप किया, विकास किया, इसलिए वो शीत युद्ध के समय महाशक्ति बन गया। ठीक है, और इन्हीं चीजों को समझना है। पहला पार्ट हम लेते हैं आर्थिक शक्ति के रूप में।
सोवियत संघ के जो शक्तिशाली होने के कारण था, शीत युद्ध में जो शक्तिशाली हुआ उसका कारण क्या था? तो उसका पहला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक शक्ति के रूप में वो महाशक्ति बना था, वो आर्थिक शक्ति के रूप में वो उदय हुआ था। किस प्रकार से युद्ध उदय हुआ, क्यों उदय हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? तो देख लो, सोवियत संघ आर्थिक रूप से पावरफुल हुआ, इसका पहला कारण था कि एक चीज याद रखिएगा कि थोड़ा सा टाइम देना ही चाहिए आपको इस टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये मैं मानता हूं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्लियर करके देगा। तो प्लीज एक बार टाइम जरूर दीजिए इस वीडियो को। सोवियत संघ आर्थिक रूप से एक महान शक्ति कैसे बना? तो पहला कारण था भाई, सोवियत संघ का सूचना और संचार प्रणाली विकसित था और वैज्ञानिक क्षेत्र भी उसका विकसित था, और इसी वजह से सोवियत संघ ने क्या कर पाया? तो सोवियत संघ ने विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री भेजा। ठीक है। सोवियत संघ की सूचना संचार प्रणाली और वैज्ञानिक क्षेत्र विकसित था, और इसी वजह से सोवियत संघ विश्व में सबसे पहले क्या कर पाया? अंतरिक्ष यात्री भेजा। और ये अंतरिक्ष में जो यात्री गया था, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम क्या था? तो इस व्यक्ति का नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखिएगा कि सोवियत संघ ने सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री भेजा था विश्व में। ठीक है, क्यों भेज पाया? क्योंकि उसका सूचना संचार प्रणाली और उसका वैज्ञानिक क्षेत्र विकसित था। आई होप आपको पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था जिसके वजह से वो आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हुआ? ठीक है, तो दूसरा पॉइंट था बच्चे, सोवियत संघ के परिवहन व्यवस्था विकसित था। परिवहन यानी यातायात व्यवस्था। और एक चीज याद रखना, जिस देश का यातायात व्यवस्था यानी परिवहन व्यवस्था विकसित होता है उस देश का घरेलू व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी वो उद्योगों में सामान बन रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाजारों तक आसानी से पहुंच जाता है, और इसी वजह से घरेलू व्यापार बढ़ता है। और घरेलू ही व्यापार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी ये परिवहन व्यवस्था काफी सहयोगी होता है। और सोवियत संघ का परिवहन व्यवस्था विकसित था, और परिवहन व्यवस्था विकसित होने की वजह से क्या हुआ कि उसके घरेलू व्यापार तो बढ़ा ही, साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो ये आर्थिक शक्ति के रूप में इसको उदय होने का कारण बता रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट और क्या है जिसकी वजह से वो आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हुआ? तो तीसरा कारण था बच्चे, सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग विकसित था। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे, मैं विकसित में कितने पॉइंट करवा चुका हूं? 3 पॉइंट करवा चुका हूं। सोवियत संघ आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हुआ, पहला कारण था सूचना संचार प्रणाली और वैज्ञानिक क्षेत्र विकसित था उसका। दूसरा पॉइंट मैंने बताया यूएसएसआर का परिवहन व्यवस्था विकसित था, और तीसरा पॉइंट बता रहा हूं सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग विकसित था। घरेलू उपभोक्ता उद्योग विकसित था, तो इससे क्या हुआ बच्चे? तो याद रखिए कि सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग विकसित हुआ था ना, इसी वजह से यूएसएसआर अपने ही देश में सुई से लेकर जहाज तक खुद ही अपने देश में निर्माण कर लेता था। ये एक कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक खुद ही अपने देश में निर्माण कर लेना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सोवियत संघ ना छोटे छोटे सामानों से लेकर बड़े बड़े सामानों तक अपने देश में सारे वस्तुएं बना ले रहा था लगभग। ठीक है, जिसकी वजह से उसे विदेशों से सामान नहीं खरीदना पड़ता था, आयात नहीं करना पड़ता था, बल्कि वो निर्यात करता था। तो इससे क्या हुआ कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता रहा और उसका विकास होता रहा आर्थिक शक्ति के रूप में। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ गया होगा, बल्कि अगर नहीं आया होगा तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर
समझ में आ भी रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिए, अच्छा लाइक कीजिए ताकि थोड़ा सा और अच्छा वीडियो बना सकूं आप सबके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सोवियत संघ के शक्तिशाली होने के कारण में मैंने पहला कारण बताया हूं, उसमें 3 ही पॉइंट अभी तक बताया मैंने। चौथा कारण है बच्चे सोवियत संघ का आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। उसका नेक्स्ट कारण था सोवियत संघ में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था। प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था। सोवियत संघ में प्राकृतिक संसाधनों का क्या था बच्चे? भंडार था। एक चीज याद रखिएगा, जिस देश में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होता है उस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप ही तेजी से विकास करने लगता है, बहुत ही तेजी से विकास करता है। क्यों करता है अभी समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। आपको पता है कि जो खाड़ी देश है, जिन देशों में तेल वगैरह मिलता है, ठीक है, पेट्रोलियम डीजल वगैरह जो निकलता है, ठीक है, उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से विकास करता है क्योंकि पूरे विश्व भर में इस प्राकृतिक संसाधन का डिमांड है। जिस देश में यूरेनियम है, भारी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है, यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम से न्यूक्लियर बम का निर्माण होता है, न्यूक्लियर से बिजली बनाया जाता है, जो पूरे विश्व भर में बिजली की बहुत ज्यादा कमी जो है उसको पूर्ति किया जा सकता है, ठीक है। तो यूरेनियम का बहुत ही बड़ा रोल है विश्व की अर्थव्यवस्था में। तो फिलहाल सोवियत संघ की अगर बात करें तो सोवियत संघ में ना प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था, मतलब कई सारे प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे कि वहां पे लोहा, कोयला और स्पेशली पेट्रोल की बात करें, वहां पे पेट्रोल भी पाया जाता है। तो इन सब से क्या हुआ कि रूस की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से विकास किया, आर्थिक शक्ति के रूप में ये महाशक्ति के रूप में तब्दील हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करते रहना, ठीक है, और कमेंट भी जरूर करना। चलो पांचवा कारण क्या था? तो सोवियत संघ की अगर बात करें कि वो आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हुआ तो नेक्स्ट कारण क्या था? तो उसका नेक्स्ट कारण था कि न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित सोवियत संघ की अगर बात करें तो सोवियत संघ का सरकार है ना अपने नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित कर रखा था, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट है मैं वो बताता हूं, सिर्फ आप पहले भारत के बारे में जान लो, क्योंकि विश्व में हर एक सरकार है अपने नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित कर रखता है, और सोवियत संघ की सरकार ने भी अपने नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित कर रखा था। और न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित करने से क्या होता है, ध्यान से सुनना। भारत में देखो, भारत में बहुत सारे ऐसे गरीब है जो अपने सामान्य आवश्यकताओं की भी पूरी यानी कि पूर्ति नहीं कर पाता, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, ठीक है। इसी तरह की मतलब बेरोजगारी भत्ता, क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन, ये सब जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, ये प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे में सरकार कोशिश करता है कि नागरिकों का ना न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित कर दे और उनको जो सामान्य जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, उनको बहुत सस्ते दरों पे उपलब्ध करवा सके, रियायती दरों पे उपलब्ध करवा सके। ये कोशिश करता है न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित करके, ठीक है। सेम सोवियत संघ के सरकार ने भी अपने नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित कर रखा था, और इसके द्वारा क्या कर रहा था वहां का सरकार की अपने नागरिकों को बुनियादी जरूरतें, बेसिक नीड्स की पूर्ति कर रहा था रियायती दरों पे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी भी मैंने बताया आपको, घर, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब बातें हैं जो इसके द्वारा पूर्ति किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोवियत संघ आर्थिक शक्ति के रूप में किस प्रकार से विकास किया। तो उसका 5 कारण था मुख्य रूप से, ठीक है। तो आर्थिक शक्ति के रूप में किस प्रकार से वो पावरफुल हुआ था हमने जान लिए थे। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक रूप से सोवियत संघ महाशक्ति कैसे बना। तो पहला कारण था इसमें राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। राज्य नियंत्रित
अर्थव्यवस्था। ठीक है, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कि हर चीज सरकार के नियंत्रण में है, ये बात चल रहा है इस टॉपिक में, सरकार के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अगर बात करें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था था। ठीक है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था था ये तो हमें पता है। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा इन्होंने क्या कर रखा था कि अपने देश को राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में तब्दील कर रखा था। ठीक है, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपना रखा था। साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा उसने राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपना रखा था सोवियत संघ ने। ठीक है, और इसका क्या हो रहा था कि इस वजह से राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होने की वजह से देश के जितने भी संसाधन है, ठीक है, देश के जितने भी संसाधन है उस संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होता था। किसका नियंत्रण होता था? सरकार का, यानी कि राज्य का नियंत्रण होता था देश के हर एक प्रकार के संसाधनों पे। और यहाँ पर निजी संपत्ति रखने का अधिकार, निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता था, क्योंकि हर चीज सरकार के नियंत्रण में होता था और किसी के पास खुद की संपत्ति नहीं होता था। तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था वहां पे था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ समय तक बहुत तेजी से ये अर्थव्यवस्था विकास किया। ठीक है, और वहां पे समानता स्थापित रहा, क्योंकि वहां पे किसी के पास खुद के संपत्ति नहीं था, जिसकी वजह से सारे के सारे समान थे आर्थिक रूप से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुरू में ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था विकास करने का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया उसकी अर्थव्यवस्था को। और दूसरा कारण था कि एक दलीय शासन। देखो, एक दलीय शासन में एक ही दल का शासन था वहां पे, और वो था साम्यवादी पार्टी का सरकार। साम्यवादी पार्टी का सरकार था लगभग 72 साल से। ठीक है, और ये पूरे मजबूत शासन था पूरी तरह से, क्योंकि एक ही पार्टी का शासन था इतने सालों से, तो पूरे देश पर साम्यवादी पार्टी का शासन था। और ये इससे क्या हो रहा था कि देश का पूरे जो राज्य थे, 15 राज्य थे, आपको पता ही है यूएसएसआर में 15 राज्य थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो था पूरे राज्यों को बलपूर्वक एक साथ एकजुट रख रखा था। ठीक है, लगभग 72 सालों तक। लेकिन धीरे धीरे बाद में फूट पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन सोवियत संघ के एक राजनीतिक रूप में पावरफुल होने का ये कारण है। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम कि सोवियत संघ है, ठीक है, वो सेना के रूप में कैसे पावरफुल हुआ। सैन्य रूप में, ठीक है, सैन्य रूप में कैसे शक्तिशाली बना सोवियत संघ। तो देखो, सोवियत संघ की अगर बात करें तो सोवियत संघ की सैन्य प्रौद्योगिकी मजबूत था। सैन्य प्रौद्योगिकी मजबूत था। सोवियत संघ का सैन्य प्रौद्योगिकी मजबूत था। इसका मतलब क्या है कि सोवियत संघ में सेना से संबंधित हर प्रकार का सामान है ना, वो अपने देश में ही बना ले रहा था, और उसको बाहरी देशों से बहुत ही कम मात्रा में सैन्य सामान खरीदना पड़ता था। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सोवियत संघ का सैन्य प्रौद्योगिकी मजबूत था। ठीक है, भारत की बात करें तो अपना अधिकांश जो सैन्य सामान है, हथियार है, वो विदेशों से खरीदता है। तो भारत का वर्तमान समय में सैन्य प्रौद्योगिकी मजबूत नहीं है। लेकिन इसका अपोजिट शीत युद्ध के समय में कौन था? यूएसएसआर। वो अपना हर प्रकार के सैन्य सामान खुद ही अपने देश में बना ले रहा था ज्यादातर। दूसरा बच्चे, यूएसए को अगर छोड़ दिया जाए शीत युद्ध के समय, तो यूएसए के बाद सबसे बड़ा सेना यूएसएसआर का था। ठीक है, शीत युद्ध की अगर बात करें तो शीत युद्ध के समय में सबसे बड़ा सेना अमेरिका का था। लेकिन अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा सेना किसका था? यूएसएसआर का था। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, यूएसए के बाद
सबसे बड़ा जो सैन्य खर्च था विश्व में, सबसे बड़ा सैन्य खर्च जो था विश्व भर में यूएसए के बाद वो किसका था? यूएसएसआर का था। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा सेना अमेरिका खर्च करता था शीत युद्ध के समय में, और आज भी करता है। लेकिन यूएसए के बाद शीत युद्ध के समय में सबसे बड़ा सैन्य खर्च किसका था? तो वो था यूएसएसआर का। आई होप क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, शीत युद्ध के समय में क्या किया था कि यूएसएसआर ने, किसने? यूएसएसआर ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकांश हिस्सा सेना पर खर्च किया गया था। सेना पर खर्च किया इसने। ठीक है, यूएसएसआर क्या था कि शीत युद्ध के समय ना अमेरिका से कंपटीशन कर रखा था हथियारों में। ठीक है, और इसलिए यूएसएसआर की अगर बात करें तो अमेरिका की बराबरी करने के लिए अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों का आधे से ज्यादा हिस्सा, अधिकांश हिस्सा अपने सैन्य सामानों पे खर्च कर दिया, सेना पे खर्च कर दिया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि शीत युद्ध के समय में इसने बहुत सारे आधुनिक हथियार बना लिया, बहुत सारे आधुनिक हथियार बनाया। ठीक है, और इसके अलावा उसके पास बहुत सारे परमाणु बम हो गए, यानी कि शीत युद्ध समय ना अमेरिका के बराबरी कर लिया उसने परमाणु बम में। ठीक है, वर्तमान समय में इसके यूएसएसआर के पास, यानी रूस के पास, क्योंकि यूएसएसआर तो समाप्त हो गया है, तो वर्तमान समय में रूस के पास, ठीक है, कितने परमाणु बम है? तो 700 परमाणु बम है। कितने हैं? 700 परमाणु बम है। सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 600 परमाणु बम है और रूस के पास 700 परमाणु बम है। अमेरिका ने सबसे पहले विश्व में परमाणु बम को बनाया था। ठीक है, लेकिन शीत युद्ध के समय में अब रूस ने इसका बराबरी किया। ठीक है, और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया परमाणु बम के मामले में, और इस प्रकार से सेना के रूप में भी वो पावरफुल हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया कि यूएसएसआर एक महान शक्ति बना, किन किन रूपों में? आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में और सैन्य रूप में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।